की वीकनेस कहती है, कई बार वही आपकी असली स्ट्रेंथ होती है। चिकन नेक कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है क्योंकि चाइना का फोकस इस पर है। चाइना के सपोर्ट से बांग्लादेश भी आजकल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि इंडिया उसमें क्या कर रहा है। ये शो करता है कि जहां पर आप इंडिया की वीकनेस समझ रहे हो, वहां पर इंडिया का काउंटर प्लान इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना आए उसके लिए अपने आप को स्ट्रेंथ वहां पर अगर शो करते हैं तो उसका अपने आप में एक परसेप्शन कन्वे होता है कि देखो जिसको तुम वीकनेस बता रहे थे ना कि करीब 21 से 22 किलोमीटर का एक नैरो पैच है और 40 से 48 किलोमीटर का लेंथ है जिसपे चाइना जो है चुंबी वैली के थ्रू, जिसको कहा जाता है डैगर और चिकन नेक, उसके थ्रू एक स्ट्रेंथ रखता है, बांग्लादेश को साथ ला रहा है। लेकिन ये सब करके भी अगर आप कुछ ना कर पाए, इंडिया का काउंटर प्लान ऐसा हो, तो इसका मतलब है ये इंडिया का वीकनेस नहीं, यही सिंबल बनेगा इंडिया के स्ट्रेंथ का। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के गेम में आपको कुछ स्ट्रेंथ, जरा अपडेट बता दूं आपको, ये लोकेशन देख रहे हैं आप, बांग्लादेश के नॉर्थ की बात कर रहा हूं। ये लाल मुनहत एक एयरबेस है, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले का एयरबेस है। 1931 में ब्रिटिश इंडिया जब यहां पर था तो ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से 45, तो ब्रिटिशर्स ने इसका इस्तेमाल किया अलोंग विद दीज एलाइड फोर्सेस कि भाई यहां से हम इसको अपना फॉरवर्ड बेस बनाएंगे साउथ ईस्ट एशिया से पुश बैक करने के लिए। जैसे जापानीज म्यांमार के थ्रू यहां पर एंटर होंगे तो यहां पर ब्रिटिशर्स अपनी पोजीशन को, यूएस से अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करेगा। पार्टनर थे भाई इस वाले गेम में। अब आप कहेंगे दोबारा अब न्यूज में क्यों है? न्यूज में है क्योंकि बांग्लादेश में चल रही है इनस्टेबिलिटी और उसका भरपूर फायदा चाइना और पाकिस्तान उठा रहे हैं। आपने सुना ही है पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस। अभी रिसेंटली चाइनीज ऑफिशियल्स ने इस कितने टाइम से वो वर्क ही नहीं कर रहा है, तो क्यों आए हैं? डेवलपमेंट के लिए, और इसको कहा जाता है ग्रे जोन स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। यानी कि कुछ ऐसा काम करो जिससे आपकी दुश्मनी है या कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है वो आपके खिलाफ कुछ कर ना पाए, क्योंकि खुले तौर पर तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन वहां पर जो इंफ्रा बनाओ वो आप डुअल पर्पस का बनाओ, जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों में इस्तेमाल आ सके। जैसे कि इसकी लोकेशन इस वजह से स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहां से इंडिया का जो बॉर्डर है वो 15 किलोमीटर से भी कम है। तो अगर यहां पर चाइनीज फोर्सेस आ जाती हैं, चाइनाज इन्वेस्टमेंट है, डुअल यूज है और चाइना वहां पर सिक्योरिटी पार्टनरशिप में आ रहा है बांग्लादेश के साथ, तो आपको नहीं लगता सिलीगुड़ी कॉरिडोर, देखिए ये यहां पर और ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसके पास चाइना आ सकता है। ऊपर से प्रेशर बनाने के लिए है ही ये चुंबी वैली वाला एरिया, तो एक तो चुंबी वैली और नीचे से एयरबेस, तो यानी कि चाइना सोच रहा है एक नॉर्थ साउथ जो है एक प्रेशर पॉइंट बना लेंगे हम चाइना पर इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो, नेगोशिएशन की टेबल पर एक्चुअली अदर पार्टी वीक कर दो, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और इसकी प्लानिंग जो ना कई सालों से चलती है, वो केवल उस फ्रंट में नहीं डिसाइड होता। तो इस समय जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका फायदा अपना चाइना उठा रहा है, राइट। इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, करीब 1166 एकड़ का ये एरिया है जिसको हम ये बेस बता रहे हैं, और 4 किलोमीटर लॉन्ग का रनवे है। एक्चुअली इसमें से पूरा ये रनवे फंक्शनल है ही नहीं। अभी जो इससे पहले जो शेख हसीना की सरकार थी वो सोच रही थी कि यहाँ पर एजुकेशन, एविएशन एक यूनिवर्सिटी बना देंगे एजुकेशन पर्पस से। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस जी, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मैं एक सिविलियन यू कैन से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह चलता रहेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, ऐसा वो सोच रहे थे। और इस समय पर जो फंक्शनल इसकी स्ट्रिप है वो केवल 1.7 किलोमीटर की है, जो कि एक्चुअली जो स्मॉल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके ही काम आ सकती है। लेकिन चाइना यहां पर प्लान कर रहा है 4 किलोमीटर लॉन्ग रनवे, क्योंकि इसका पुराना जो रनवे है वो इतना ही बड़ा था। तो अगर ऐसा होता है तो जो चाइना के सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स हैं, फॉर एग्जांपल J-20, तो उनके लिए सूटेबल हो जाएगा, राइट। तो लॉन्ग टर्म मैं कह रहा हूं ना स्ट्रैटेजी। देखिए बताया आपको, डोरमेंट ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान 1958 में इसको रिवर्टलाइज करने की कोशिश करी थी, फिर नहीं करी। जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है उसके जो 9 एयरफोर्स बेसिस हैं उसमें से एक ही ये है जिसका भी इस्तेमाल तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन डुअल यूज का हो सकता है। तो चाइना क्या करना चाहता है कि अगर वो प्रेशर करेगा दोनों साइड से तो पुरानी स्ट्रेटजी कि हम कट ऑफ कर लेंगे। और इस कंटेक्स्ट में ज़रा देखिएगा मोहम्मद यूनुस का बयान, वो क्या कह रहे थे कि एक्चुअली जो ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ना इंडियन ओशन का,
इसमें तो रियल जो पावर है, रेस्पॉन्सिबल पावर, वो तो बांग्लादेश है। कैसे भाई? कह रहे वो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जैसे इंडिया अपने आप को डोमिनेंट पावर दिखाता है बे ऑफ बंगाल में दोनों साइड से, क्योंकि बीच में बांग्लादेश हो गया। कह रहे नहीं नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड हो गया। तो यानी कि वो चाइना को दिखा रहा है कि भाई तुम इस वाले एरिया में अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, तुम्हारा ऑलरेडी म्यांमार के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम कहते हैं कुनमिंग क्यूप्युक। क्यूप्युक पोर्ट है म्यांमार में, कुनमिंग से लेकर क्यूप्युक तक कनेक्टिविटी, और वहां पर डायरेक्टली वो अपना व्यापार कर सकेगा और व्यापार की सुरक्षा के बहाने अपनी मिलिट्री वेसल्स को भी वहां पर ला सकेगा। तो इस साइड से हो गया म्यांमार का सपोर्ट और ऊपर से बांग्लादेश का सपोर्ट। तो एक तरीके से इंडियन ओशन में वो दो लोकेशनल एडवांटेज वाले देश हैं, उनका साथ चाइना को मिल गया। तो आपको नहीं लगता ये इंडिया के लिए ठीक नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी है। प्लस एक और एंगल कहा जाता है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, यानी कि ये पर्ल्स हैं एक स्ट्रिंग के, जिसके थ्रू आप एनसर्कल करना चाहते हो इंडिया को, और उसमें एक नया पर्ल आप यहां पर बांग्लादेश में रखना चाह रहे हो। क्यूप्युक इज वन, जो मैंने भी म्यांमार वाला आपको बताया। तो चाइना की जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है वो दिख रही है एलएसी के लॉन्ग। चाइना ने 2017 जब वो गालवान हुआ था उसके बाद से अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया है, और कुछ स्पेसिफिक एयर बेसिस हैं जहां पर उसने अपने पोटेंशियल को इंक्रीज किया है। एक तो ये 4 किलोमीटर वाली बात तो मैंने आपको बताई, अनपैरेलल प्रॉक्सिमिटी उसको मिल जाएगी, ये तो एडवांटेज वाली बात हो गई। प्लस ये क्या कर सकेगा, ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और जो रिकॉन एक्टिविटीज होती है, यानी कि जैसे चप्पे चप्पे की जानकारी आपको रहती है अराउंड दिस, जी कि हमारी मिलिट्री मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू। प्लस अगर मान लीजिए इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो देखो हिमालयाज इंडिया और चाइना के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर रहा है, राइट। लेकिन जो तिब्बत वाला एरिया है उसके कुछ जो बेसिस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली यू कैन से लोकेशनल एडवांटेज या कह सकते हैं ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं देते चाइना को, क्योंकि वो हिमालयाज हैं राइट बीच में। लेकिन जो अगर ये वाला बेस इसके पास आता है तो इससे उसमें जो कमी है वो यहाँ से भरपाई कर लेगा भाई। यानी कि अगर उसको कुछ सामान पहुंचाना है, लोगों को ड्रॉप कराना है, तो अब उसके पास नदन बांग्लादेश वाला एरिया भी होगा ये काम करने के लिए। तो इस वजह से इंडिया शुड थिंक अलोंग दिस। अच्छा, ये तिब्बतन एयर ब्रिज देखिए। अब आप कहेंगे एयर हवा में ब्रिज कैसे? अरे इसका मतलब है ये चेन ऑफ जो ये एयर बेसिस बना रहा है एक, ये देखिए इस इमेज के थ्रू आप समझेंगे। इसमें स्पेशल ध्यान दीजिएगा बुरंग पर, कुछ कनेक्ट हो रहा है। बुरंग कहां पर है? ये नेपाल, इंडिया, ये उत्तराखंड वाला एरिया। कुछ टाइम पहले आपने सुना है नेपाल ये काला पानी इशू उठा रहा था, कुछ याद आ रहा है आपको? कह रहा था ये वाला जो एरिया है ये तो मेरा है, और कहा जा रहा था कि चाइना जो एक्चुअली सपोर्ट कर रहा था नेपाल की सरकार को कि देखो इंडिया के खिलाफ इस इशू को उठाओ, इंटरनेशनलाइज करो। जो साउथ एशियन कम्युनिटी है जहां पर इंडिया अपने आप को लीडर प्रोजेक्ट करता है, वहां पर इस बात को फैलाओ कि देखो ये जो आपकी टेरिटरी है, ये टेरिटरी केवल पाकिस्तानी क्लेम नहीं करता, देखो ये तो पड़ोसी नेपाल भी है, वो भी क्लेम करता है, उसकी टेरिटरी इंडिया ने ली हुई है। तो ये जो यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच का जो इशू है, अगर यहाँ पर वो एस्केलेट होता है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर ये बुरंग जो एयरबेस है ये इसका इस्तेमाल कर सकता है और नेपाल से कह सकता है जस्ट बी ऑन आवर साइड एंड वी आर गोइंग टू गिव यू द पीस ऑफ लैंड विच यू वर रिक्वायरिंग। मैं लिम्पियाधुरा काला पानी की बात कर रहा हूँ, इस वाले लोकेशन की। इसके अलावा ये देखिए लोहनजे, और ये तमांग के काफ़ी करीब है। ये कहा जा रहा है यहाँ से एयर फ्लाइट से मतलब 10 मिनट से भी कम टाइम में जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश के मेजर पार्ट को कवर कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये वाला पार्ट नेंची मैनलिंग वाला, ये भी हमारे बॉर्डर के काफी करीब है, और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश वाला ये पार्ट वो चाइना क्लेम करता ही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना एयर बेसिस की लोकेशन, इसी को कहा जा रहा है तिब्बतन एयर ब्रिज। एयर ब्रिज इतने करीब करीब लोकेटेड है जिससे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप सोचेंगे इंडिया क्या कर रहा है? अरे जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये काउंटर प्लान है ना। ये देखिए यहां पर छबुआ, जोरहाट, तेजपुर और ये हासीमारा, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो ये हासीमारा और ये बागडोगरा, पूर्णिया, और नीचे यहाँ पर और स्टेशंस की बात करें तो अल्टीमेटली ये ईस्टर्न कमांड जो हमारी आर्मी की वो इस एरिया का टेक केयर करती है। अभी उस पर मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो ये हमारा प्लान है। लोहिंजे के बारे में बताया मैंने, और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स है वो बता रही हैं कि लोहिंजे और ये वाला जो पार्ट है इनका निंगची मेनलिंग, यहाँ दोनों की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ा रहा है।
यानी कि जिससे कि और ज़्यादा फाइटर जेट्स प्लस वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स वो यहाँ पर स्टेशन कर रहा है एज पर सैटेलाइट रिपोर्ट्स। तो कहा जा रहा है कि शायद उसी कनेक्शन में यहाँ पर ये चाइना इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस वाले नदन बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर। इसके अलावा ये जो तिब्बतन वाला पार्ट है इसको अपने साथ केवल मिलाने के लिए वो इतना बड़ा रोड एंड रेल नेटवर्क नहीं बना रहा। याद है आपको माओ जेडोंग की पाम एंड 5 फिंगर स्ट्रेटेजी, यानी कि तिब्बत तो पाम है और 5 फिंगर्स में ये आपका बाकी एरिया आता है, यानी कि सिक्किम को क्लेम करते थे, भूटान को क्लेम करते हैं, अरुणाचल को अपना पार्ट मानते हैं। तो अल्टीमेटली उसके लिए उन्हें क्या चाहिए कि जब हमारी फोर्सेस यहां पर मोबिलाइज हो तो उनके पास बेटर इंफ्रा हो, तो वो इंफ्रा प्लस जहां पर अटैक करना है दूसरी साइड से कनेक्टिविटी, दैट इज व्हाट दे प्लान। नाउ इंडिया का काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए पहली बात तो हम जरा कमांड्स को समझ लेते हैं अपनी। ये देखिए ये है हमारी ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहाँ पर कोलकाता, और वैसे हमारे पास यहाँ पर अलग से स्टेशन है सिलीगुड़ी में। फॉर एग्जांपल ये त्रिशक्ति कॉर्प्स, मतलब इंडियन आर्मी का कहना है कि हमारे जो अलग अलग डिफेंस फ्रंटियर्स हैं उसमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रंटियर मतलब जो हमने बनाकर रखा हुआ है वो ये बनाकर रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्प्रेग्नेबल, यानी कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर कुछ भी कर ले बट यहाँ पर वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। माउंटेन्स की बात करें तो ये माउंटेन डिवीजन है 17th, 20th एंड 27th, गैंगटॉक, बेनागुरी एंड कालिम्पोंग। डायरेक्ट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा। अगर इस वाली कमांड की बात करें 45,000 से 60,000 सोल्जर्स हैं, T-90 भीष्म टैंक्स हैं, मतलब एंटी टैंक जो एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज होती है वो भी हैं। और इसके अंदर देखिए इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड। जैसे इन्फेंट्री अगर हम क्लोज कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो सीधा जो पैदल लड़ते हैं उनकी हम बात करें इन्फेंट्री। आर्टिलरी में जैसे आपका होविट्जर हो गया, जिससे कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो जो दुश्मन की फ्रंट लाइन है उसको अगर लूज करना, उसको कुछ नुकसान पहुंचाना हो, आर्टिलरी भी है। आर्मर्ड जैसे कि मैंने अभी आपको टैंक्स की बात की, तो अगर दुश्मन की लाइन को ब्रेक करना हो तो उसके लिए आर्मर्ड वाली विंग का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से वी हैव ऑल इन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर त्रिशक्ति कॉर्प्स। इसके अलावा यूएवी प्लस हम जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके मिशन कैपेबिलिटीज वो भी हैं यहाँ पर। फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे 3 एक्सरसाइज का नाम बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज तीसरा प्रहार हमने किया, जैसे कि ऑल टेरेन कैपेबिलिटीज में हम रेडी हैं, वो शो किया। इसके बाद एक्सरसाइज सर्वशक्ति, जो भी बताया था ना आपको, यूएवीज का इस्तेमाल करना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, उसकी एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, अल्टीमेटली प्रिसीजन अटैक, जो अभी हमने वहां पर टेररिस्ट अटैक भी किए, तो ऐसा ही प्रिसीजन अटैक, प्रिसीजन कैपेबिलिटीज है हमारे पास। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स है पानागढ़, अगेन वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। इसके बाद हासीमारा एयरबेस, ये हमारा पावर डिफेंस है, ये भी यहीं पड़ता है। अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अब हासीमारा पर आपके राफेल्स हैं, राफेल में बीवीआर कैपेबिलिटी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी है। स्काल्प अभी सुना ही था आपने, न्यूज़ में था, स्कैल्प प्रिसिजन क्रूज मिसाइल्स। अब यहाँ पर जो राफेल्स का स्टेशन होना, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 1800 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो कवर कर सकता है। यानी कि अगर बांग्लादेश सोचे भी कि भाई चाइना के साथ करके हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कुछ इशू क्रिएट करेंगे, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा फ्यूचर में तो अल्टीमेटली राफेल जो है एक तो पूरा का पूरा बांग्लादेश कवर कर सकते हैं, पहली बात तो। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में तिब्बत का एक जो चंक है ऑन द ईस्टर्न साइड, तो दैट कैन बी कवर्ड बाय द पोजीशनिंग ऑफ राफेल्स दैट वी हैव। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज हैं। तो अगर वहां से कुछ होता है, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी है इंडिया के पास और ऑफेंसिव भी। नाउ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड सर्वेलेंस नेटवर्क है हमारा, जैसे कि S-400। अभी आपने S-400 के बारे में तो सुना ही था। तो हमारा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस में तो S-400 है, इसके अलावा फिर मीडियम रेंज आता है, फिर शॉर्ट रेंज आता है, फिर वेरी शॉर्ट रेंज आता है, जैसे कि आपकी आकाश एयर मिसाइल्स। तो वी हैव दिस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एज वेल। तो यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में अगर वो सोचेंगे तो यहाँ पर डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हैं, राइट। और ये रहा इस बेस की बात। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है, हमारे पास आर्टिलरीज आर वेल स्टेशन। तो आर्टिलरी की जो कैपेबिलिटी है, मैं अगर आर्टिलरी की बताऊं तो अगर 30 से 40 किलोमीटर की मारक क्षमता है और हमारे बॉर्डर से भाई कितना दूर है वो, 15 किलोमीटर, तो कहने का मतलब है कि वो डायरेक्टली हमारे आर्टिलरी रेंज में है ये बेस। तो अब जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर होंगे तो सैटेलाइट्स के थ्रू इंडिया भी उस पर नजर रखेगा ही। चाइनीज़ जो कंपनी वहाँ पर काम करेगी उसके बारे में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करेंगी ही। कंक्लूजन के तौर पे कहा जा सकता है कि देखो, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारे रिलेशंस।
जैसे कहते थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी कि भाई आप अपने नेबर को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी पॉलिसीज के थ्रू कोशिश कर सकते हो कि नेबर आपके लिए नुकसान ना करे, फायदा करे। तो दैट इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ऑलरेडी हम बांग्लादेश में सपोर्ट करते हैं, वहां पर एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी चाइना पर डिपेंडेंस ना हो, वो डेट ट्रैप में ना पड़े। ऑलरेडी इंडिया और जो रशिया है वो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, उनको मार्केट एक्सेस देने के लिए हम फेवरेबल टर्म्स पे मार्केट एक्सेस देते हैं बांग्लादेश को। तो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है। और आप सबको तो बताइए भाई, बांग्लादेश का जो क्रिएशन है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, उसमें इंडिया वाज द की प्लेयर। तो आप कहेंगे लेकिन आज फिर बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आज जो बांग्लादेश में लोग हैं ना, वो उस समय से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। 1971 में जो लोग थे, जो उस समय जवान थे, जो उस इमोशनल अपहीवल को समझते हैं जिस समय पर बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, शायद लग रहा है कि वो इमेज जो है धूमिल हो गई है। फिर हमें यह भी समझना चाहिए कि बांग्लादेश की आंतरिक पॉलिटिक्स 1971 से ही ऐसी थी। शेख मुजीबुर रहमान इंडिया के फेवर में थे, लेकिन क्या जनरल जियाउर रहमान थे? नहीं। शेख मुजिब की तो पूरी फैमिली का असैसिनेशन कर दिया था, शेख हसीना जी बच गई थी, देन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो दूसरी पार्टी है बीएनपी, और उनका पास्ट देखिए, तो जमात पार्टी का पास देखिए, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अभी जो आप एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट देख रहे हैं वो आज का नया सेंटिमेंट है। ये एलिमेंट्स बांग्लादेश में पहले से मौजूद थे जो पाकिस्तान के साथ इंक्लाइंड है। और पाकिस्तान आज लग रहा है, पाकिस्तान को अपना समय आ गया है बांग्लादेश में, तो वही पाकिस्तान करना चाह रहा है। लेकिन बात यह है कि अपने समय के चक्कर में जो बांग्लादेश को कहा जा रहा था कि साउथ एशिया का मिरेकल बनेगा, ऐसा ज़बरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट बांग्लादेश कर रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो सारी आस थी बांग्लादेश की इकोनॉमी की, जिसकी वजह से नसीहत दी जाती थी कि देखो पाकिस्तान तुमसे अलग होकर बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश के डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स वर फार बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह की जोड़ी इस समय बन रही है और वहां पर जियो इकोनॉमिक्स पे नहीं जियो पॉलिटिक्स पर फोकस हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की वो सक्सेस स्टोरी जो है वो धूमिल हो जाए। और पड़ोस में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो अल्टीमेटली हम पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।